हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको कल बताया गया था कि कल के वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि कैसे मैंने पूरी तरह से एक शॉर्ट लेक्चर के तहत पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस या आधुनिक भारत के इतिहास का जो सिलेबस था उसको मैंने पूरी तरह से डिस्कस किया था, उस पर चर्चा किया था। उसी डिस्कस के अंतर्गत मैंने या उसी चर्चा के अंतर्गत मैंने बताया था कि किस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। तो उसमें से एक पार्ट जो था कि कैसे देश पे अंग्रेजी और तमाम ब्रिटिश कंपनी का कब्जा हुआ। उसके पश्चात सेकंड फेज है जो आधुनिक भारत का, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रवाद का उदय और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। तो इस टॉपिक से हम, यानी कल जो टॉपिक आपको लिस्ट दिया गया था उसी में से अगले टॉपिक पे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए चर्चा को स्टार्ट करते हैं या प्रारंभ करते हैं। ये कुछ कोचिंग के बारे में, लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज, जैसा कि आपको पता है ऑफलाइन क्लासेस इसका चलता है। ठीक है, तो जैसे ही कोरोना समाप्त होता है आप कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। मिंज स्टेडियम के पश्चिम गोपालगंज में ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है। इस किसी भी जानकारी के लिए और कुछ भी जानकारी चाहिए तो व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे। और इस कोचिंग का अपना यूट्यूब चैनल है, जिस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप ये लेक्चर देख रहे हैं, लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज, इसका अपना यूट्यूब चैनल है। साथ ही साथ इस पूरे लेक्चर का जो आपको पीडीएफ प्राप्त होगा वो पीडीएफ लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज का टेलीग्राम चैनल है, वहां से ये तमाम पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कोचिंग का ही अपना फेसबुक पेज है, लक्ष्य सिविल सर्विसेज एंड कॉम्पिटिटिव जोन। तो आप चाहें तो इस फेसबुक पेज पे भी पहुंचकर तमाम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक में कल आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत जितना टॉपिक मैंने समझाया था, तो उस टॉपिक को अगर आप लेक्चर को ये देख रहे हैं तो कृपया फर्स्ट लेक्चर को आप जरूर देख लेंगे, तो थोड़ा सा समझने में आसानी होगी कि किस प्रकार से मैंने पूरी तरह से एक ओवरव्यू दिया था मॉडर्न हिस्ट्री के पूरे सिलेबस पे। तो इसी सिलेबस के अंतर्गत ये पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस किया था। और इस कल चर्चा हुआ था कि ये 10वां टॉपिक है राष्ट्रवाद का उदय और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। इस टॉपिक से लेकर फिर हम आगे बढ़ेंगे और इसके पश्चात 11वें टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, धीरे धीरे आजादी का 15 अगस्त 1947 तक इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये कल का टॉपिक आपने कल लिखा होगा। आज का मेरा टॉपिक है राष्ट्रवाद का उदय और राष्ट्रवाद के उदय और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। तो ये राष्ट्रवाद का उदय, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष या भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव के क्या कारण रहे, अगर मेनली देखा जाए कि भारत में कैसे राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ, उन कारणों पे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ एक मतलब कोई सिंगल कारण नहीं था इस राष्ट्रवाद के उद्भव के लिए, बहुत सारे कारण थे, लगभग ये 7-8 कारण मौजूद थे। इस कारण के होने के कारण मतलब राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। अब आप सोच रहे हैं कि राष्ट्रवाद है क्या, तो सामान्यतः राष्ट्रवाद से यही तात्पर्य लगाया जाता है कि किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले जो लोग हैं, जब अपने देश या अपनी जमीन या अपने राष्ट्र के प्रति जब प्रेम उन लोगों में बढ़ जाता है या अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी करने के लिए, मतलब यहाँ तक कि अपनी जान गंवाने के लिए भी तैयार, तो इसको मतलब राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाए। यद्यपि राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा डेफिनेशन है, उस पर अलग अलग थिंकर्स का अपना विचार है। तो इसके पहले देखिए, राष्ट्रवाद को उदय से पहले भारत में यद्यपि देखिए बहुत सारे छोटे छोटे राजा महाराजा थे, लेकिन इनका कोई अपना जुड़ाव नहीं था। ये सब लोग इकट्ठा नहीं हुआ करते थे, अलग अलग थे, इसलिए राष्ट्रवाद थोड़ा कम था। कहने का मतलब जैसे आप बंगाल की बात करें तो बंगाल में बक्सर और प्लासी का युद्ध चल रहा था, तो दूसरे आसपास के जो अवध, इधर ग्वालियर, ये तमाम इधर से देख रहे थे, मतलब उनके हेल्प करने के लिए नहीं जा रहे थे। उनको लग रहा था कि ये अलग हैं, हम अलग हैं, तो इसको हम राष्ट्रवाद पूरी तरह से नहीं कहेंगे। इधर से मैसूर हार रहा था तो इधर से मराठे बैठ के देख रहे थे, तो इसको भी हम राष्ट्रवाद नहीं कहेंगे। लेकिन वर्तमान की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कोई घटना होती है, तमिलनाडु से उसकी प्रतिक्रिया जाती है, तो इसको बोलते हैं राष्ट्रवाद। तो कैसे राष्ट्रवाद का भारत में उद्भव हुआ, मेरा टॉपिक ये है। तो राष्ट्रवाद के उद्भव के लिए बहुत सारे कारण रहे। नेक्स्ट स्लाइड पे इसका हम विवरण देखेंगे। राष्ट्रवाद के उद्भव के ये बहुत सारे 7-8 कारण थे। आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं, लेकिन उतना आप परेशान न होइए। इस तमाम चीज़ों का मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके और इसको अपना नोट्स बना लीजिएगा जरूर, क्योंकि नोट्स में काफ़ी अच्छी तरह से क्लास नोट्स आपको मतलब टेलीग्राम चैनल से प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप भी अपना वहाँ से देखकर अपना नोट्स बना लेंगे, तो आप पढ़ेंगे तो और आसान लगेगा। ठीक है, तो आइए भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव के विभिन्न कारण में सबसे पहला कारण था सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। भारत के राष्ट्रवाद को बढ़ाने में समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कल के लेक्चर मैंने भी बताया था कि
1857 का जैसे ही क्रांति समाप्त होती है, तो 1857 की क्रांति में जो पढ़े लिखे या बुद्धिजीवी वर्ग थे वो लोग तो पार्टिसिपेट किया नहीं। जब वो भारत में पहुंचे कुछ पढ़े लिखे लोग, तो उनको लगा कि भारत में किस मतलब इस आंदोलन क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं। तब उन्होंने देखा कि भारत में सामाजिक एकता नहीं है, धर्म अलग अलग लोग, अलग अलग जात पात, ये सब कुरीतियां फैली हुई हैं। तो सबसे पहले ये समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन हुआ। इसके माध्यम से भारत में राष्ट्रवाद जगाने का प्रयास किया गया और काफी हेल्पफुल रहा भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए। तो वही लिखा गया 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन राष्ट्रीय भावना मतलब राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए उत्प्रोत थे। इसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ये तमाम नाम आप देख सकते हैं। दूसरा बात करें तो ये समाचार पत्रों और साहित्य का जो प्रभाव था, ये भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में काफी तत्पर रहा। जैसे अब समाचार पत्र हिंदू, पेट्रियाट, द इंडियन, अमृत, केसरी, ये जितने पत्रिका थे, ये पत्रिका प्रकाशित होते थे और पूरे भारत में लगभग ये पत्रिका इधर से उधर पहुंच जाते थे। तो एक क्षेत्र का जो न्यूज था, मान ली बंगाल में कोई व्यक्ति है, यहाँ से कोई पत्रिका प्रकाशित होती है, तो ये पत्रिका गुजरात में भी जाएगा, यहाँ पे तमिलनाडु, सुदूर दक्षिण में भी जाएगा, उत्तर, ये चारों तरफ पत्रिका इधर से उधर जाएगा और एक जगह की विचारधारा दूसरे जगह क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। तो जो भी बात लिखी जाएगी राष्ट्रवाद को, इससे थोड़ा सा क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी शिक्षा तथा ब्रिटिश घटनाओं का प्रभाव। अब देखिए, भारतीय तो 1813 के चार्टर एक्ट जब आया था, 1813 से चार्टर एक्ट भारत में मतलब थोड़ा बहुत एजुकेशन पे खर्च होने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक जब शासक बनता है तो वो अंग्रेजी शिक्षा के लिए काफ़ी काम करता है। यद्यपि अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हित में कर रही थी, लेकिन जैसे ही कुछ भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त हुआ, विदेशों में गए, वहाँ पे फ्रांस और ब्रिटेन की यात्रा की, अमेरिका वगैरह में गए, तो वहाँ पे देखे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सब वहाँ पे फिलॉसफी चल रही थी। फिर वहाँ से वापस भारत में आए तो फिर इन्होंने देखा कि मुट्ठी भर अंग्रेज पूरी तरह से भारतीयों को गुलाम बनाए हुए हैं। तो इस तरह से इन्होंने कुछ अंग्रेजी शिक्षा का लाभ उठाए और कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी इस समय जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में काफी महत्वपूर्ण थी। आगे चौथा बात करें तो प्रजातीय विभेद की नीति, यानी अंग्रेज स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे और भारतीयों को काला या देसी कहकर पुकारते थे। मतलब अपने आप को मतलब वो काफी सुपीरियर समझते थे और भारत को मतलब काफी हल्के में लेते थे। भारतीयों को ट्रेन के प्रथम श्रेणी में कैसे सुपीरियर समझते थे, ट्रेन चल रहा है तो उसमें प्रथम श्रेणी से कोई भारतीय यात्रा नहीं कर सकता है। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं थी, मतलब इन लोगों के द्वारा कृत्य किया जा रहा था, कार्य किया जा रहा था, जो इस राष्ट्रवाद को, भारतीयों को काफी इसे ठेस पहुंचा कि भाई इतना विभेद करेंगे तो कैसे पॉसिबल होगा। अगर पांचवी बात करें राष्ट्रवाद को में, तो लॉर्ड लिटन का शासन। अब लॉर्ड लिटन इस समय भारत में शासन है, इसके शासनकाल की कुछ ऐसी घटनाएं रही जहां पे काफ़ी ऐसी घटनाएं थी जिसके माध्यम से मतलब ऐसा हुआ कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा में, जैसे वर्नाकुलर एक प्रेस एक्ट आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से तमाम प्रेस को बंद कर दिया गया था। आईसीएस की जो परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विस की जो परीक्षा हो रही थी, इसकी आयु को घटाकर 21 से 19 वर्ष कर दिया गया था। मतलब भारतीयों को मतलब प्रशासन से हटाने की पूरी व्यवस्था की थी। कुछ शस्त्र कानून बने थे कि भारतीय शस्त्र नहीं रख सकते हैं। भारतीयों के लिए अकाल, मतलब पूरे भारत में अकाल पड़ा था इसी समय, विशाल दिल्ली दरबार का आयोजन करके और काफी पैसा खर्च किया था। तो ये कुछ ऐसी भारतीयों को लगा कि भाई हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ये लोग पैसे की बर्बादी कर रहे हैं और अपने यहाँ के लोग मतलब अकाल में मारे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा देश के प्रति इनका लगाव और भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में ये भी एक कारण है। आगे बढ़े तो छठवें टॉपिक था राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना। कुछ ऐसे राजनीतिक संस्था बने, लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये कुछ ऐसे राजनीतिक संगठन थे जो मतलब राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में भी थोड़ा सा सहयोग किए। फिर अगले पॉइंट पे बात करते हैं परिवहन तथा संचार। परिवहन कैसे हेल्प करेगा राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए। अब जैसे देखिए परिवहन कैसे हेल्प करेगा, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बंगाल में है, इस कुछ आंदोलन करना चाहता है, तो फिर ये केवल बंगाल से तो आंदोलन कर नहीं सकता है, राष्ट्रवाद पूरे मतलब भारत में फैलना चाहिए। तो ट्रेन से यात्रा करके लोग मतलब चारों तरफ जाने लगे, इधर का व्यक्ति इधर जाने लगा, चारों तरफ ये भ्रमण करने लगा, अपनी विचारधारा को और बढ़ाने लगे। तो इससे भी मतलब परिवहन और संचार, कम्युनिकेशन भी, तार वगैरह जितना ये टेलीफोन वगैरह थोड़ा सा इस्तेमाल होने लगा था, तो ये थोड़ा सा राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। अगले पॉइंट पे बात करें तो भारत की बिगड़ती आर्थिक दशा, यानी अंग्रेजों की धन निष्कासन नीति के कारण देश का काम कौशल नष्ट हो जाना, जिससे भारत की आर्थिक दशा डे बाय डे अब क्या हो रही थी, खराब हो रही थी। तो ये तमाम ऐसे रीजन्स थे, काफी 5, 7, 8 रीजन्स आपको दिख रहे हैं। इन तमाम रीजन्स के कारण भारत में राष्ट्रवाद को, यानी राष्ट्र के प्रति यहाँ पे लोगों का थोड़ा सा उत्साह बढ़ा और आगे राष्ट्रवाद का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा।
कि पूरे भारत के लोग अब धीरे धीरे यूनाइट होकर इस राष्ट्रीयता की भावना को अपने संजोए रखेंगे और स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेंगे। तो ये थोड़ा सा आप देख लेंगे कि राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण रहा, जिसका जैसे नोट्स में और भी थोड़ा सा डेप्थ में दिया गया है, तो आप नोट से भी देख सकते हैं। जो बीपीएससी के बैच वाले लोग थे, बीपीएससी वाले, ये उनके लिए क्वेश्चन है। कृपया आप अपने जो बुक है उस बुक से आप पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को आप करने का प्रयास करेंगे। लगभग 300 शब्द में इस क्वेश्चन को आप लिखने का प्रयास करेंगे और पॉसिबल होगा तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर इसको सेंड करिएगा, मैं उसको चेक कर फिर आपको वापस दे दूंगा। ठीक है, तो ये था राष्ट्रवाद के उदय के कारण। बढ़ते हैं अब राष्ट्रवाद के उदय के पश्चात अगला टॉपिक था ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अभी लिखा गया है लेकिन यहाँ पे दो पार्ट में, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं और कांग्रेस की स्थापना। तो आज के टॉपिक में हम ये भी देखेंगे कि कांग्रेस के पूर्व कैसे कुछ राजनीतिक संस्थाएं भारत में बनती है और कैसे ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये विद्रोह प्रदर्शन करते हैं, ये तमाम चीजों के। तो इसमें 3 जगह पे ये तमाम संगठन बनते हैं लगभग। एक तो बंगाल काफी महत्वपूर्ण रहा है, तो इस बंगाल में कुछ राजनीतिक संगठन बनते हैं। दूसरा बम्बई, जो अभी महाराष्ट्र वाला इलाका है, ये बम्बई, यहाँ पे कुछ राजनीतिक संगठन बनते हैं। और नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे मद्रास यानी ये साउथ में कुछ राजनीतिक संगठन इधर बनते हैं। कुछ अन्य संस्थाएं भी बनती हैं, आगे आएगा। फिर धीरे धीरे इस संस्थाओं के माध्यम से धीरे धीरे हम बढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की तरफ। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है, अगर बात करें कि इन कांग्रेस के गठन से पूर्व जो राजनीतिक संस्थाएं बनी, इसकी पृष्ठभूमि, तो आइए थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों से ही कंपनी के प्रशासन का अस्थायित्व लक्षण प्रदर्शित होने लगे थे। प्रशासन में अस्थायित्व से पश्चिमी विचारधारा और शिक्षा का भी प्रचार प्रसार हुआ, जिससे लोगों ने अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का विकास हुआ। मतलब धीरे धीरे अब लोग जागरूक होने लगे। इस काल में अपने अधिकारों की रक्षा और अपनी मांगों के प्रशासन के समक्ष कई मतलब अपनी अब डिमांड भारतीय रखेंगे, इसी की एवज में कई संस्थाओं का जन्म हुआ। आगे पढ़े तो प्रारंभिक काल में संस्थाओं का स्वरूप क्षेत्रीय अथवा स्थानीय था, यानी जो भी संस्थाएं बन रहे थे ये लोकल लेवल पे थे। बंगाल में बन रहा है तो इसका प्रभाव बंगाल में ही है, महाराष्ट्र में बम्बई में बन रहा है तो इसका प्रभाव बम्बई में ही है, अगर मद्रास में बनता है तो इसका प्रभाव मद्रास में है। तो वही है कि उद्देश्य मतलब स्थानीय था और उद्देश्य भी सीमित था। छोटी छोटी पार्टी बन रही थी और जाकर अपना ये डॉक्यूमेंट सौंपते थे, इसलिए थोड़ा सा व्यापक नहीं थे ये। तो प्रारंभ काल में गठित संस्थाओं के द्वारा मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित का सुधार प्रस्तुत किया। मतलब ये जितने संस्थाएं या संगठन आपको दिखेंगे, इनका सामूहिक मतलब एक उद्देश्य की बात करें कि संस्था किस तरह से क्या करती थी, तो ये है। पहला इनका उद्देश्य था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय प्रतिनिधित्व, मतलब जो जिस तरह सभी प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर का अपना एक मंत्री परिषद होता है, वैसे उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो प्राइम मिनिस्टर की जगह पे आप सपोज कर लीजिए गवर्नर जनरल का अपना एक मंत्री परिषद होता था, जिसको उस समय कार्यकारिणी परिषद कहा जाता था। तो इस कार्यकारिणी परिषद में ज्यादातर ब्रिटिश या अंग्रेज हुआ करते थे। तो इन संस्थाओं ने इसका डिमांड किया कि इस कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को क्या किया जाए, शामिल किया जाए। तो इनका पहला डिमांड था। दूसरा इनका डिमांड था कि कंपनी का अधीन सेवाओं का भारतीयकरण किया जाए, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जितनी सेवाएं हैं, यानी जो भी सरकारी वैकेंसी निकल रही है उसका भारतीयकरण किया जाए, यानी ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को इसमें क्या किया जाए, शामिल किया जाए। तो भी इनका एक डिमांड था। अगले बात करें तो प्रशासनिक कार्यों की व्यय में कमी। अब देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रशासन पे काफी ज्यादा पैसा खर्च कर रही थी और इसका खामियाजा भारतीय लोगों को भुगतना पड़ता था। एक तरफ भारत में काफी सारे अकाल पड़ रहे थे, दूसरा अपने प्रशासन को मैनेज करने के लिए इतना सारा पैसा खर्च कर रही थी। तो इसमें भी कमी लाने के लिए इन तमाम राजनीतिक संगठनों ने इस पे अपना विचार रखा। अगले बात करें तो भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार, यानी ये डिमांड कर रहे थे कि भारत में शिक्षा का विकास हो और आधुनिक शिक्षा को क्या मिले, बढ़ावा मिले। ठीक है, तो ये कुछ उद्देश्यों के लेकर कुछ राजनीतिक संस्थाओं का गठन होता है। तो ये इन राजनीतिक संस्थाओं में अगर हम बात करें तो कांग्रेस से पूर्व यानी 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होगी, दिसंबर 1885 में, तो दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना से पूर्व ये तमाम यहाँ पे संगठन आपको देखने को मिलेंगे जो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व थे। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कांग्रेस की स्थापना से पूरे जितने संगठन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसकी स्थापना कैसे हुई और यहाँ पे क्या कंडीशन था, इस बात को हम नोटिफाई करेंगे।
अब देखिए, अब ये जितने संस्थाएं हैं, आपको बीपीएससी का आप एग्जाम दें, चाहे सीडीपीओ का एग्जाम दें, या बिहार लेवल या भारत के किसी भी एग्जाम में जाएं, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनता है। बीपीएससी का क्वेश्चन उठाकर देखेंगे 2-3 साल 4-5 साल का, तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलता है कि कैसे 1885 से पहले कुछ संस्थाएं बनी हैं। तो ये 3 जगह पे ये संस्थाएं बनी हुई थी। अगर 3 जगह की बात करें तो एक बंगाल में, और दूसरा बम्बई में, और तीसरा मद्रास में। तो सबसे पहले हम कलकत्ता में या बंगाल में स्थापित संस्थाएं की बात करते हैं। यहाँ पे हम बंगाल बात की करते हैं तो बंगाल में मतलब केवल अभी का पश्चिम बंगाल मत समझिए। इस समय के बंगाल में ये बांग्लादेश का क्षेत्र था। ये अभी का पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ये उड़ीसा, ये तमाम क्षेत्र उस समय के बंगाल में शामिल थे। तो इस बंगाल में कुछ राजनीतिक संस्थाएं बनती हैं। इसमें से सबसे पहला संगठन है लैंड होल्डर सोसाइटी। ये थोड़ा सा गलती हो गया है, ये 1838 ईस्वी में ये बनता है। द्वारकानाथ टैगोर के नेतृत्व में इस संस्था का गठन होता है। भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था है। लेकिन ये राजनीतिक संस्था जनता के हितों के लिए नहीं, ये जमींदारों के हितों के संरक्षण के लिए बनी थी। मतलब ये संस्था जमींदारों के लिए काम करती थी। जमींदार क्या है, स्थायी बंदोबस्ती में मैंने आपको बताया था क्लास में कि ये जमींदार क्या है। ठीक है, तो ये पहली संस्था थी लैंड होल्डर सोसाइटी। अगली संस्था की बात करें तो एक महत्वपूर्ण संस्था थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। 1843 में इसकी स्थापना होती है। जॉर्ज थॉमसन इसके संस्थापक थे, और कृषकों की वास्तविक दशा का अध्ययन करना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो ये जमींदारों के लिए काम करता था, ये कृषकों के लिए मुख्यतः बना हुआ था। आगे बात करें तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, 1851 में इसकी स्थापना होती है। राधाकांत देव की इसके संस्थापक और अध्यक्ष भी थे। भारत में जमींदारों के राजनीतिक संरक्षण और जनमानस के हितों की मांग, मतलब जमींदारों के भी ये सपोर्ट करते थे और भारतीय पब्लिक के भी जो डिमांड थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रखते थे। नेक्स्ट बात करें तो ये इंडियन लीग है। 1875 ईस्वी में इंडियन लीग की स्थापना होती है शिशिर कुमार घोष के नेतृत्व में। ठीक है, तो शिशिर कुमार घोष इसके संस्थापक है इंडियन लीग के। इनका उद्देश्य था भारतीयों में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। इंडियंस में राष्ट्रवाद को कैसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, इस पे इनका ध्यान था। अब यही इंडियन लीग आगे चलकर 1876 ईस्वी में जब इंडियन एसोसिएशन बनेगा ना, तो इसी में मर्ज हो जाएगा ये इंडियन लीग। तो ज़्यादा दिन तक ये नहीं चलेगा, 1 साल के पश्चात ये इंडियन एसोसिएशन में मर्ज हो जाएगा। ठीक है, अगला संगठन है कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में ये बना था। छात्रों के स्टूडेंट एसोसिएशन है, तो जाहिर सी बात है कि छात्रों के नेतृत्व में ये काम करेगा और छात्रों के लिए ही अपना डिमांड प्रस्तुत करेगा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण और वीवीआई अगर बात करें इन तमाम में, तो सबसे महत्वपूर्ण है इंडियन एसोसिएशन। 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इसको स्थापित किया जाता है, और कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय संस्था की इसको सम्मान प्राप्त था। यानी 1885 में अगर कांग्रेस की स्थापना होगी तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना से पूर्व, क्योंकि कांग्रेस एक अखिल भारतीय संस्था थी। अखिल भारतीय मतलब उसका पकड़ पूरे भारत पे था। ठीक है, अखिल भारतीय का मतलब होता है भारत में पूरा उसका पकड़ हो। तो 1885 में कांग्रेस बनने से पूर्व ये 1876 ईस्वी में स्थापित सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा इंडियन जो एसोसिएशन था, ये पूरी तरह से कांग्रेस से पूर्व स्थापित एक अखिल भारतीय संस्था थी। मतलब पूरे भारत में इसकी पकड़ मजबूत थी। तो ये कुछ बंगाल या कलकत्ता के कुछ राजनीतिक संगठन हैं। आप इसका तमाम नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, वहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बात करें तो अगला जगह है बम्बई में कुछ राजनीतिक संस्थाएं बनती हैं। तो बम्बई में सबसे पहला बनता है, यहाँ पे बात करें तो बम्बई एसोसिएशन। दादा भाई नौरोजी इनके संस्थापक होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सन है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। आगे भी इनकी चर्चा आती रहेगी, तो आप ध्यान में रखेंगे। दादा भाई नौरोजी बम्बे एसोसिएशन के संस्थापक। इनका उद्देश्य सरकार को ज्ञापन देकर लाभदायी नीतियों को लागू करना। मतलब ये लोग ज़्यादा विरोध नहीं करते थे, मतलब उदारवादी टाइप के थे। आगे हम उदारवादी क्या है समझेंगे। मतलब सरकार को जो भी जनता के दुख दर्द है, सरकार को एक ड्राफ्ट तैयार करके और सरकार को क्या कर देंगे, सौंप देंगे। तो बम्बे एसोसिएशन ये कार्य कर रही थी। दूसरा एक महत्वपूर्ण संगठन है बम्बे में ही पूना सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना 1870 में होती है। इसके संस्थापक MG रनाडे, GB जोशी, S चपलुकर, ये तीनों लोग इससे जुड़े हुए हैं पूना सार्वजनिक सभा से। इसका उद्देश्य अगर बात करें, पूना सार्वजनिक जनता को अपने अधिकारों के बारे में अवगत कराना, यानी जनता को बताना कि देखो भाई, आप राष्ट्र के भारत के नागरिक हो और आपके ये अधिकार है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से इसके डिमांड करेंगे। और जनता में मतलब प्रचार प्रसार करते थे कि अधिकारों को बताया जाएगा। जनता को जब तक नहीं बताया जाएगा कि उनके क्या अधिकार है, तब तक वो आंदोलन जब होगा तो वो शामिल नहीं होंगे। तो ये काम भी इनके द्वारा किया जाता था।
नेक्स्ट बात करें तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में ये बनता है। इसके बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तैलंग और फिरोज शाह मेहता इसके संस्थापक सदस्य हैं। इसका क्या उद्देश्य रहता है? भारत में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना, यानी भारतीय जो लोग हैं उनको राजनीति के बारे में बताना, राजनीति क्या होती है, राजनीति का प्रचार प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो ये कुछ 2-3 संस्थाएं हैं, ये बम्बई की संस्थाएं हैं। मद्रास में कुछ संस्थाएं बनती हैं, यानी मद्रास जो प्रेसिडेंसी हुआ करता था अंग्रेजों की, वहाँ पे भी कुछ संस्थाएं बनती हैं। तो सबसे यहाँ पे मद्रास नेटिव एसोसिएशन, गुजलू लक्ष्मी नर्स चुसेट्टी, तो इनके अध्यक्षता में कानून एवं सरकारी नियमों के साथ जनता के हित का वकालत करना, यानी कानून के दायरे में रहकर ये तमाम लोग, अभी ऊपर से आप देख रहे थे जो जितना अपने एसोसिएशन या संस्था पढ़ी है, ये कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, संविधान के दायरे में रहकर जो भी अपना डिमांड है ब्रिटिश से उसका क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। ठीक है। मद्रास महाजन सभा बीपीएससी में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू और एम.बी. राघवाचारी इसके संस्थापक हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में। इसका भी मुख्य उद्देश्य स्थानीय संगठनों के कार्यों को समन्वित करना, यानी लोकल लेवल पे जितने छोटे छोटे संगठन थे उनको सब एक करके और समन्वित करके ये तमाम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे थे। तो ये भारत में स्थापित कुछ राजनीतिक संस्थाएं थे, कुछ बने बंगाल में, कुछ बने बम्बई में और कुछ बने मद्रास में। लेकिन कुछ संस्थाएं विदेशों में भी बनी, जैसे विदेशों में भी स्थापित यहाँ पे कुछ संस्थाएं हैं। तो इसको एक बार थोड़ा सा देख लें, विदेशों में कौन कौन सी तो एक बना लंदन इंडियन कमेटी, 1862 में ये लंदन में बना है। पुरुषोत्तम मुदलियार की जगह द्वारा इसकी स्थापना की गई। लंदन में भारतीयों को संगठित कर राष्ट्र के हित को आवाज को उठाना, यानी लंदन में अब जो भारतीय रह रहे हैं उनको इकट्ठा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को या ब्रिटिश सरकार को वहां पे बताना कि भारतीयों क्या दुख दर्द है, उनके मतलब बेनिफिट्स को वहां पे मतलब कैसे उठाना है, ये काम करती थी। नेक्स्ट थी लंदन इंडिया सोसाइटी, ये भी लंदन में बना था 1865 में। दादा भाई नौरोजी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी, भारत संबंधी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर विचार विमर्श करना, मतलब वहाँ पे इसकी विचार विमर्श करने के लिए मतलब ये संस्था बनी थी और अवगत कराते थे अपने तमाम कठिनाइयों से। नेक्स्ट ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये भी लंदन में बनी थी 1866 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये भी बनाया गया था। इसका भी उद्देश्य भारतीय जनता की समस्याओं पर विचार करना और ब्रिटिश सरकार को इन समस्याओं से अवगत करना, मतलब ये भी संस्था भारत की जो भी समस्याएं उसको इकट्ठा करके और तमाम समस्याओं को बताती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इसको शेयर करती थी और उन समस्याओं को समाधान ढूंढने का प्रयास करती थी। तो ये कुछ कांग्रेस की स्थापना से पूर्व, यानी कांग्रेस जब नहीं बनती है तब उससे पूर्व स्थापित कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं को यहाँ पे हमने कलेक्ट करके काफी जगह से डाटा इकट्ठा करके उसको बनाया है। आप नोट्स देखकर कृपया इसको नोट्स बना लेंगे और काफी अच्छी तरीके से नोट्स बनाकर इसको पढ़ लेंगे और जो भी प्रैक्टिस सेट होगा जब क्वेश्चन कराया जाएगा तो वहां से आप थोड़ा सा अपने आप को एवेल्युएट भी कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है कांग्रेस की स्थापना, यानी 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना होती है और कांग्रेस की स्थापना के पश्चात ये नरम दल गरम दल कैसे आगे बढ़ती है और कांग्रेस किस तरह से आगे आज़ादी के आंदोलन को बढ़ाती है। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में होने के पश्चात भारत में 1947 तक जो भी राष्ट्रीय आंदोलन होगा, ये 1885 से लेकर 1947 तक लगभग 55 पूरा 60 वर्षों तक पूरी तरह से जितना पॉलिटिक्स होगा, आंदोलन जितना सारा होगा, ये सब पूरा आंदोलन डिपेंड रहेगा कांग्रेस की पॉलिटिक्स पर और कांग्रेस की राजनीति पे। हालांकि बीच बीच में यहाँ पे कुछ और भी लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कांग्रेस की स्थापना। तब तक आप इस पूरे टॉपिक को आप कंप्लीट करिए और नोट्स देखकर अपना नोट्स आप खुद बनाइए और आप रिवीजन करते रहिए। खासकर बीपीएससी और सीडीपी और दरोगा वगैरह का जिनको एग्जाम देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहता है, तो इस टॉपिक को आप अच्छा से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम कांग्रेस की स्थापना से आगे बढ़ेंगे। पॉलिटी का एक लेक्चर लिया जाएगा, इस पे काम चल रहा है, जैसे ही ये तमाम मटेरियल तैयार होता है पॉलिटी के लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो कृपया आप घर पे रहें और सुरक्षित रहें और कोविड से बचे रहें, लेकिन पढ़ाई जरूर करते रहें क्योंकि अंतिम उद्देश्य से आपके लक्ष्य की प्राप्ति करना है। तो स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।